किसान पाठशाला की सोच क्या है, किस दिशा में काम कर रहे हैं, आपके पास है? आप कौन से ग्रुप में हैं? आप ग्रुप में नहीं हैं तो फिर आप पेन डायरी में लिखिए, मैं जो बोलता जा रहा हूँ आपको मिल जाएगा। जीजे गुजरात में सेंड कर दो, चंद्रेश में होगा। हाँ मैं सेंड कर देता। हाँ वो आप लोग क्या कीजिए, एक तो आपका डेटा चालू रखिए हमेशा, जैसे अंकल ने अभी डेटा चालू किया ना, तो इनके पास वो मैसेजेस की बाढ़ आ रही है। हम डेटा बंद रखेंगे और थोड़ी देर में चालू करेंगे तो जितना इकट्ठा वो आएगा तो फोन हैंग होगा। उसमें डेटा चालू ही रहने दो। उसमें व्हाट्सएप पर ऑप्शन आता है कि हमें क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना है, उसको बंद रखो। जब हम क्लिक करेंगे जब डाउनलोड होगा तो आपका डेटा कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं किसी भी चीज को आगे बढ़ाने से पहले, किसी भी चीज की शुरुआत के पहले आपको पता होना चाहिए कि किसान पाठशाला क्या है, किसान पाठशाला का विजन, मिशन, दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है। ये अगर हमें पता होगा तो हम उस चीज को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं कुछ चीजें बतला रहा हूँ। विजन, हिंदी में बोलेंगे इसको दृष्टि। किसान पाठशाला की जो दृष्टि है, सभी किसान और कृषि संबंधित इस सदी से सीखेंगे और सिखाएंगे एक ही जगह एक साथ। हमारा जो विजन है वो क्या विजन है कि किसान पाठशाला से जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो सीखेंगे और सिखाएंगे किसानों को क्या बेहतर कृषि संबंधित चीजें हैं एक ही स्टेशन पर। स्टेशन क्या है? YouTube चैनल किसान पाठशाला। कोई 10 चीजें नहीं है हमारे पास। किसान पाठशाला कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। किसान पाठशाला सिंगल एक ईमेल एड्रेस है और एक YouTube चैनल है और एक वेबसाइट है। किसान पाठशाला का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कोई ये एनजीओ, ट्रस्ट, कंपनी नहीं है। अभी तक मैं 15 लाख फार्मरों के साथ वन ऑन वन 2006 से 2023 के बीच में मिल चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ, जो कहीं ना कहीं मेरे से रूबरू हुए हैं और मुझे समझ रहे हैं। 15 लाख से प्लस फार्मर भारत के, और जो YouTube पर मुझे देख रहे हैं, प्रतिदिन 40,000 से ज़्यादा व्यक्ति मुझे रीड कर रहे हैं YouTube पर, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के बाहर के हैं। इतना ही है किसान पाठशाला। ये मनस्थिति में हमें रखना है कि हम कोई कंपनी नहीं है जो हम कुछ पैसे बना लेंगे जादू से ऐसा करके, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सीखेंगे जरूर, ठीक है। लक्ष्य क्या है हमारा? केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की कृषि शिक्षा को सरल बनाना। हम एक साथ क्यों जुड़ रहे हैं? वीडियो के माध्यम से। अभी मेरे जैसे व्यक्ति को पढ़ने में डेंग लगती है, क्या कितने आंकड़े पढ़ूंगा, जैसे जनरल किसान तो पढ़ ही नहीं पाएगा। सुनने में परेशानी, दिखने में विजुअलाइजेशन होता है। तो हमने एक लक्ष्य रखा है कि केवल और केवल वीडियो के माध्यम से जो भी कार्य करेंगे सब वीडियो के माध्यम से ही करेंगे। उसको रीड कर लेंगे, उसको प्ले कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हम खेत में काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम किसान से बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम किसी से सीख रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, किसी को सिखा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, ताकि हम जैसी परिस्थिति में कोई और हो तो उसको ये बात समझ में आए। हम क्या कर रहे हैं? केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की कृषि शिक्षा को सरल बनाएंगे। और सरल कैसे बनाएंगे? आप गुजरात में हो, आपके क्षेत्र में, आपकी मातृभाषा में आपको बतलाना है। मैं बड़वानी मध्य प्रदेश में हूँ, मेरे को हिंदी आती, मैं हिंदी में बात करूंगा। कुछ टीम हमारी केरला में है, कुछ आंध्रा में है, कुछ यूपी में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ हरियाणा पंजाब में है। तो मैं आप सभी को यह चाहूंगा कि आप अपनी मातृभाषा में अपने कार्य करें, ताकि जो फार्मर, अभी पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, YouTube सभी को पता है, तो सरल तरीका उसको वीडियो के माध्यम से हम गाइड करें। इसलिए हमें वीडियोस पर रहना है। उद्देश्य क्या है? संसार का प्रत्येक प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करे, स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। किसान पाठशाला का उद्देश्य क्या है? जो भी हमसे जुड़े या जो नहीं भी जुड़े, ऐसे हम फार्मरों को रेसिड्यू फ्री सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो जो फार्मर अन्न पैदा करेगा, वो जो नहीं भी जानता हो किसान पाठशाला, उस तक तो कैंसर फ्री भोजन जाए।
उद्देश्य क्या है? हम पूरे संसार के सभी प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करें, स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम किसान पाठशाला को रन कर रहे हैं। अब हमारी क्रॉप डॉक्टर की और किसान पाठशाला की रणनीति क्या है, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, ये 4 नंबर का प्रोग्राम है। इसमें 4 नंबर के प्रोग्राम में, रणनीति में, किसान पाठशाला वीडियो देखना और सीखना, कम से कम 100 वीडियो। कितने व्यक्तियों ने 50 वीडियो देख लिए हैं? आप लोगों में से 50 से ज़्यादा कितने लोगों ने देखे हैं? लगभग सभी ने देखे हैं। तो वीडियो देखने से ही सब कुछ सीख रहे हो ना, अलग से कुछ रॉकेट साइंस किया है? क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें एक तो एडिटिंग नहीं करते हैं। आपने देखा कहीं से कुछ झूम करके आ गया हो ऐसा वीडियो चलते चलते, नाम बड़ा फ्लैश हो गया हो, नहीं दिखाना है, ऐसा दिखाना भी नहीं है। योगेश, हमें जो वीडियो बनाना है जो नेचुरल है, ओरिजिनल जो है, बस वही वीडियो प्लेस करना है। पूरे भारत में सभी खाना खाते हैं और सभी के पास ऊपर की मंजिल है, तो हम कुछ भी आडंबर करेंगे ना, वो किसी को थोड़े समय तक अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो सरल तरीका, जो सही तरीका है कि एक्चुअल जो हो रहा है वही देखें और दिखाएं। अभी तक आपने जो मेरे वीडियोस भी देखे होंगे उसमें केवल एक वीडियो एडिट होता है जो वीडियो सलाह का जाता है कि पौधे में खाद कहाँ डालें, वो भी पेन की मार्किंग होती है। वीडियो सलाह वाले जो वीडियो हैं उसमें एडिटिंग है, उसके अलावा कोई भी वीडियो में न तो कट है न एडिट है, जो अंदर है वो बाहर है। कॉन्फिडेंस कब आएगा हमको? बिना काट छाट का वीडियो बनेगा तो हमारे अंदर से निकलेगा कि सही बोलना है, सच बोलना है, मुझे पूरा भारत देख रहा है, कुछ गड़बड़ बैठा हो वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने से जब हमें सब चीज़ समझ में आ रही है तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सभी को मैं बतला दूं, किसान पाठशाला आने वाले समय में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। इसके लिए पहल हो गई है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों ने किसान पाठशाला पर और बलराम पर शोध किया है। पिछले 2 से 3 साल पहले छत्र सिंह भाई, मेरे ऊपर एक बाहर की 3 यूनिवर्सिटियां हैं आउट ऑफ इंडिया की और 2 हिंदुस्तान की, 5 यूनिवर्सिटियों ने मिलकर बलराम किसान के ऊपर और किसान पाठशाला पर सर्वे किया, शोध किया कि ये टीम काम क्या कर रही है। तो उन्होंने ये पाया, एग्रीकल्चर, एग्रो इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी और सोशल वर्क, इन 4 चीज़ों में उन्होंने अपनी संस्था को और बलराम किसान को पाया। मैंने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, बट 18 दिसंबर 2022 को मुझे इन यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ये आपके बीच में इस बालक ने ये आयाम हासिल किया है। कैसे हासिल किया है? ऐसे ही आपकी तरह से मैं सीख रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ वो फार्मर तक पहुँचा रहा हूँ। इसमें कोई मिसमैच नहीं है, सीखना है और सिखाना है। और यही चीज़ पूरे वर्ल्ड को पसंद आ रही है, ना कि किसानों को, पूरे वर्ल्ड को पसंद आ रही है। काफ़ी सारे लोग 10-10 साल का PhD कोर्स करते हैं, जब जाकर के डॉक्टरेट मिलता है। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई शोध कर रहा है और हमें डॉक्टरेट लाकर दे रहा है। तो आप सभी के लिए भी हमने क्रॉप डॉक्टर का कोर्स रखा है। क्रॉप डॉक्टर इन द सेंस फसल चिकित्सक, अपनी फसल का खुद ही डॉक्टर। भाई इतना सा इसका सारांश है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। मुझे 2 नंबर के पॉइंट में आपकी समस्या चाहिए वीडियो के माध्यम से। जिन्होंने क्रॉप डॉक्टर किया है कोर्स, उन्होंने तो समस्या वीडियो के माध्यम से भेजी होगी। जो नए व्यक्ति हैं, आपको आपकी एक्चुअल में समस्या क्या है? आपके फार्मिंग से रिलेटेड समस्या है, आपको एजुकेशन के रिलेटेड समस्या है, आपको आपके क्षेत्र में जो XYZ या आपकी खुद की पर्सनल क्षेत्र को छोड़ दो, वो समस्या मुझे चाहिए वीडियो के माध्यम से। सेल्फ वीडियो बनाकर भेजो। तीसरे नंबर पे, आपका किसान पाठशाला से जुड़ने का उद्देश्य क्या है? ये वीडियो के माध्यम से भेजना है बना करके। आप किसान पाठशाला से क्यों जुड़ रहे हैं? आपके क्षेत्र के किसानों की समस्या
आपके क्षेत्र के किसानों की समस्या क्या है, कृषि से जुड़े हुए लोगों की समस्या क्या है, 4 नंबर का पॉइंट जो है इसका आपको मिनी सर्वे करना है, एक छोटा सा सर्वे करना है कि आपके क्षेत्र के फार्मर्स, जहां आप रहते हो, आप मांडवी रहते हो, आप सुरेंद्र नगर रहते हो, आप कहाँ भी रहते हो, आप आनंद में रहते हो, आप जहाँ भी रहते हो, वहाँ पर जब आपको टाइम मिल रहा हो, जिन किसानों से आप मिल रहे हो उनकी समस्या जानना है, वो समस्या किसान पाठशाला तक भेजना है। एक्चुअली होगा क्या कि मैं हूँ बड़वानी में, किरण भाई है महाराष्ट्र में, आप अपने गांव में हो, आप अपने घर पे हो, शुरुआत करनी पड़ेगी हम जहां हैं वहीं से। मांडवी के किसानों की समस्या क्या है, इसके वीडियो चाहिए हमें, एक सर्वे चाहिए छोटा सा, तो किसान पाठशाला उनको रीड करेगी और फिर मांडवी के लिए क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो प्रोग्राम लेकर आएगी। सुरेंद्र नगर की हो सकता है समस्या अलग हो, यूपी की हो सकता है समस्या अलग हो, आनंद की, संखेड़ा की हो सकता है समस्या अलग हो, जरूरी नहीं कि हर क्षेत्र की एक समस्या है। तो हमें क्या चाहिए कि आप जहां हो वहां के फार्मर की समस्या क्या है, ताकि हम उसका इलाज लेकर के आए। 5वें नंबर पे है आपके क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए अच्छे कार्य, कृषि संस्था, व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति का कार्य। एक मैंने पूछा आपके यहाँ समस्या क्या है, अब दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके क्षेत्र में बेहतर क्या हो रहा है। एक तो गड़बड़ी कहाँ है जिसको हम सुधार सके, दूसरा आपके क्षेत्र में बेहतर क्या हो रहा है वो हमें चाहिए, ताकि हम उससे सीख सके, औरों तक पहुंचा सके। अगर कोई व्यक्ति फार्मिंग में बहुत अच्छी नई कड़ी पकड़ चुका है, ऐसा नहीं है कि हम संपूर्ण हैं, हम सीख ही रहे हैं। हो सकता है कोई सुरेंद्र नगर में ऐसा व्यक्ति हो जिसने फार्मिंग की कुछ और अच्छी व्यधाएं पकड़ रखी हो, तो उनका वीडियो बनाना है, उनसे जानना है उन्होंने क्या किया है, किसानों तक कैसे पहुंचाना है, वो वीडियो हम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, वो प्लेटफॉर्म फार्मरों तक पहुंचेगा ऑटोमेटिक। अच्छी चीज क्या है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है, वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फार्मरों के हित में, किसानों के हित में है क्या वो, तो वो चीजें आपको किसान पाठशाला तक पहुंचाना है। छह नंबर पे है आपके क्षेत्र वाइज फसलें कौन सी है। जैसे आपको एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म में भी पूछा गया है कि आप कौन से क्षेत्र में सीखने सिखाने की मुहिम में आगे बढ़ोगे। अभी तक जो पहला चरण है जो क्रॉप डॉक्टर कर रहा है वो सीख रहा है, दूसरा चरण है जो लर्न एंड अर्न, किरण जी ने जो जोड़ दिया है अर्निंग। तो हम क्या फार्मिंग को सरल बनाते बनाते सही तरीके से किसान के जेब में 100 रुपए डाल करके, किसान की इच्छा हो तो हमें 10 पैसे दे, इस तरीके पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हम कितने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आगे आने वाला वो टॉपिक। तो उस क्षेत्र की फसलें कौन कौन सी है, आपके क्षेत्र की क्षेत्रफल। अगर हम मांडवी गांव में काम कर रहे हैं तो एक गांव में लगभग 2000 एकड़ जमीन होती है एवरेज। उस 2000 एकड़ जमीन में कौन कौन सी फसलें हैं, उसका एक सर्वे चार्ट चाहिए। 7 नंबर पे है क्रॉप डॉक्टर का कार्य क्षेत्र। ये पॉइंट ऊपर नीचे है, ये पहले आना चाहिए था। क्रॉप डॉक्टर जो आप लीड कर रहे हो, आपने जो सोचा है कि मुझे अपने क्षेत्र में सीखना और सिखाना है, तो जो फॉर्म दिया गया है उसमें आपको अपने क्षेत्र का मेंशन करना है, ताकि उस क्षेत्र में हम और किन्हीं लोगों से मिलें तो वो आपके साथ में जोड़ते जाएं। आप मांडवी में काम कर रहे हो या मांडवी ब्लॉक में काम कर रहे हो या तहसील में काम करोगे, तो आप कितने बड़े क्षेत्र तक पहुंच सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि आप अपने कार्यक्रम को करते हुए जो समय बच रहा है उससे आप कितनी जगह तक पहुंच पाओगे, उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? आपका कार्य क्षेत्र कितना होगा ये आपको मेंशन करना है वीडियो के माध्यम से। हम सारे काम वीडियो के माध्यम से ही करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने या मार्केट ने क्या बोला है, हम सारे काम ईमेल पर करेंगे। ईमेल भेजते हैं उसको सही मानते हैं, मतलब चिट्ठी भेजकर काम करते हैं ना, ऐसे हम चिट्ठी नहीं करेंगे, हम वीडियो के माध्यम से काम करेंगे।
हमारी जितनी बातें होगी वीडियो बना करके ही करेंगे, वीडियो से ही चाहिए। ठीक है, 8 नंबर पे है खेती कार्य करने के तौर तरीके, रासायनिक, ऑर्गेनिक, मिक्स, प्राकृतिक, अवशेष मुक्त कितने प्रतिशत में है। आप जिन क्षेत्रों में हो, आप जहां पर हो, जैसे आप सुरेंद्र नगर हो ना प्रॉपर, वहां पर कौन कौन सी फसलें हो रही है, एक तो वो, दूसरा उन फसलों को जो कृषि कर रहे हैं फार्मर, उनके तरीके क्या हैं। 100% रासायनिक कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, कहीं गुड़ गोबर देख चुके हैं तो डीएपी भी डाल देते हैं, मिक्स भी कर देते हैं, या ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो आपको वो एक रेशो समझना है। होता क्या है कि हम जब क्रॉप डॉक्टर सीख जाते हैं, या मैं अगर जो मार्केट में चल रहा है कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर लिया, हमने 3 साल की डिग्री ले ली, बट अब हम फार्मर के पास जा रहे हैं और उनकी इच्छा है ऑर्गेनिक खेती करने की। हम बता रहे हैं कि डीएपी इतना डालो, पोटास इतना डालो, यूरिया इतना डालो, तो बोलेगा ये पागल हो गया ये, मेरा मन ऑर्गेनिक करने का, ये डीएपी डलवा रहा है। या उल्टा भी हो सकता है कि जो रासायनिक खेती कर रहा है, जिसने मिर्च वेजिटेबल लगाया है, जिसको हर चौथे दिन स्प्रे करना है थ्रिप्स भगाने का, इल्ली भगाने का, उसको हम बता रहे हैं गुड़ गोबर गोमातिर कर ले, तो वो भी नहीं सुनेगा आपकी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में किस किस तरीके की खेती हो रही है, और जिस फार्मर से आप बात कर रहे हो उसकी मनस्थिति क्या है, वो कौन सी खेती की तरफ झुकाव है उसका, वो क्या कर रहा है। पहले तो हमें उसका समझना पड़ेगा, फिर समझाएंगे। ना कि ऐसा होगा कि हम हमारी बातें थोपें। कहीं से कहीं पर भी हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि यही करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी जो कर रहे हैं, क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो हम उसके लिए हैं। वो काम कर रहे हैं ए, हम बताएं बी, मैच नहीं होगा ना। अगर वो मक्का की खेती में खुश है, तो मक्का की खेती में किसान खर्च आधा कैसे हो, इस पर बात करनी पड़ेगी। ना कि हम बोले कि आप मक्का छोड़ दो और तिल लगा लो, या तिल छोड़ दो और केला लगा लो। अगले की मनस्थिति, मक्का में उसने कुछ पैसा कमा रखा होगा, लेकिन हम उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, ये हमें हमारे क्षेत्र से निकालना पड़ेगा। इसी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वो कौन से तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, वो आपको भी पता होना चाहिए और सिस्टम तक भी आपको पहुंचाना है, ताकि हम उस क्षेत्र में उन तरीकों की टेक्निक लेकर आए। किसान पाठशाला का जो तरीका है वो केवल ऑर्गेनिक बताने का नहीं है, वो केवल रासायनिक बताने का नहीं है, वो केवल जीरो बजट बताने का नहीं है। आप लोगों को चाहिए किसी को, तो जो फार्मर एडॉप्ट कर सकता है उन बातों पर हम आगे बढ़ेंगे। अगली बात में अगर बदलूं तो अच्छी सरकारी या गैर सरकारी योजनाएं, आप जहां पर हो, योगेश समझ में आ रहा है मैं किन बातों को बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जहां पर हो वहां पर अच्छी योजनाएं क्या चल रही है, अच्छे काम के फ्लो क्या हो रहे हैं फार्मर हित में, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति मुहिम छेड़ रखा हो कि फार्मरों के हित में मैं ये काम करूं, तो उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। और जब अच्छे काम होते हैं या बुरे काम होते हैं, वो पब्लिश होते ही हैं उस जगह पर। अच्छे काम धीरे से पब्लिश होते हैं, बाहर कम आते हैं, बुरे काम जल्दी आते हैं। बट हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में फार्मर रिलेटेड क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो उनसे हम सीख लें। उनको अगर हमारी आवश्यकता हो, जैसे कल मैं कामरेज मंडली में था, अपने प्रोडक्ट हैं 20-25 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैंने फार्मरों को क्या बोला, आप अभी दिमाग मत लड़ाओ कि बलराम के पास कुछ है, आप ये दिमाग लड़ाओ कि बलराम के पास जो दिमाग है क्या वो आपके खेतों तक पहुंचेगा तो आपको फायदा मिलेगा। भाई इतना ही दिमाग लड़ाओ, बाकी सोचो मत। अभी आप अटके हुए हो पनामा विल्ट में, अभी आप अटके हुए हो 1 एकड़ पे 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, अभी आप अटके हुए हो कि एक ही बार फसल ले रहे हो, दूसरी बार फिर पौधा खरीद रहे हो। तो क्या इन चीजों के साथ में हम जुड़े तो आपके खर्चे कम हो।
हर कोई किस दृष्टि से देखता है। अगर आप कहीं पर जाओगे पाठशाला लगाने के लिए, आपने किसी को बोला कि मैं आपसे किसान पाठशाला की चर्चा करने आ रहा हूँ, तो मैक्सिमम फार्मरों को जानकारी नहीं है। वो क्या समझते हैं, अभी तक उनके पास जो भी समझाइश करने, जो चर्चा करने आए हैं, वो क्या चीज लेकर आए हैं? प्रोडक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। सभी की मनस्थिति फिक्स है, सभी की मनस्थिति फिक्स है कि योगेश अगर मेरे पास आया है कुछ बात करने किसान पाठशाला की, तो कुछ ना कुछ मुझे बेच के ही जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे टिका के ही जाएगा। तो ये मनस्थिति हमें तोड़ना है। हम इस मंच से ना कुछ बेच रहे हैं, ना कुछ बेचेंगे। हाँ, जो सही चीजें हैं उनकी अवेयरनेस आपको बतला देंगे कि मिट्टी का स्प्रे क्या है, उसके क्या फायदे हैं, वो ये है। डिसीजन आप लो। मेरे घर से मिट्टी को मैं बेचूंगा नहीं, आपके खेत के बाहर की मिट्टी आप खोद के स्प्रे कर दो। मैं अवेयरनेस जरूर बतलाऊंगा कि आप जो रासायनिक स्प्रे कर रहे हो 2000-2500 रुपए ड्रम का बना करके, वो रासायनिक स्प्रे करने से आपके फायदे क्या हैं, आपके नुकसान क्या है, ये मैं जरूर बतलाऊंगा। और मिट्टी के स्प्रे करने से आपके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये मैं जरूर बतलाऊंगा। मिट्टी मेरे पास है नहीं, मुझे बेचनी है नहीं। इस दिशा में हमको काम करना है, मतलब स्वयं सेवक बन करके काम करना है। और मुझे पता है कि आप इतनी इतनी दूर से आए हो तो पूरा समझ कर आए हो कि समाज के लिए कुछ आपको करना है। मेरी विडंबना क्या पता है, मैं 30 दिन में से 20 से 25 दिन घर से बाहर रहता हूँ। और आप लोग भी ये समझ लो कि जब आप इस उखल में सिर दे रहे हो तो मुस्सल आपके ऊपर भी पड़ेगा। बलराम जी के पास था ना हल और मुस्सल, तो वो मुस्सल आपके ऊपर भी गिरेगा। हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों यही 1-1.5 साल से सोच रहे हैं तो मिट्टी का स्प्रे करना है। मगर हमारी समस्या क्या है कि हमारी जो प्लॉट है वो 2 फुट से ज्यादा नहीं, नीचे पत्थर आ जाता है। तो 5 फुट का गड्ढा कैसे करेगा? 5 फुट का गड्ढा कैसे करेगा? हम 1.5 साल से आपका पूरा क्षेत्र ऐसा है या कहीं पर कोई जगह है? कहीं जगह मिल जाता है। मिट्टी है, वहाँ पे मिट्टी नहीं है। उसके क्षेत्र में मिट्टी है। कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से 50 किलोमीटर तक तो 2 फीट का ही गड्ढा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कई जगह पे हो जाता है। कई जगह पे हो जाता है। तो कुछ एक तो फाइंड करो जगह, अगर मिल जाए, अगर हम 5 फीट तक पहुँच पाए, ऐसा गड्ढा कर पाओ तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वरना आपके पास जो 2 फीट है उतने की मिट्टी का स्प्रे करना है, जो है उसको करना है। बट आप जगह फाइंड करो। मिनिमम 5 बोला है मैंने। अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो 6, 7, 8 फीट करोगे, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। मिनिमम 5 बोला है, इसका मतलब ये नहीं 3 से 5 करना है। 5 के बाद कम से कम 5 फीट, तो 2 फीट है वो भी काम करेगा। बट उसका और थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट लेना है तो हम 5 फीट या 5 फीट के ऊपर तक जाएं। आपने मिनिमम 5 बोला इसलिए हम अटक गए 2। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और जिन जगहों पर आपको ये मिलेगी मिट्टी, उसको नाइट में लेकर आओ, अंधेरे में लेकर आओ। रोशनी का भी बहुत इफेक्ट गिरता है। अंधेरे में लेकर आओ, डबल कोटिंग करके आप किसी बंद कमरे में रखो, तो उसको बाद में रिपीट आप काम में ले सकोगे। ज्यादा लेके आएंगे कहीं से दूर से, हाँ, तो बंद कमरे में रखेंगे, अंधेरे में तो काम में आएगी। बट जो नेचुरल 7-5 फीट की है, उतना असर तो वो भी थोड़ा कम ही देगी। जो रेडीमेड आप मिट्टी से ही निकालोगे, उसके बैक्टीरिया, उसका कंपोजिशन, वो जो काम में आएगा, वो रखने के बाद कुछ तो कम होगा, वो एग्जैक्ट तो वैसा रहेगा नहीं। कोशिश करो कि आप आसपास से कहीं से निकाल करके लाओ। अभी बारिश के मौसम में भी ले सकते हैं। हाँ, बारिश के मौसम में भी ले सकते हैं। आप जहाँ पर हो, अगला चरण में बता रहा हूँ 10 नंबर का। आप जहाँ पर हो वहाँ पर क्षेत्र वाइज मौसम बदलने से क्या इफेक्ट आ रहा है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको जो सर्वे करना है आपके क्षेत्र में, आप जिस जगह पर हो वहाँ पर मौसम बदलने से फसलों पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अच्छी होती है, खराब होती है, तो अच्छे में क्या अच्छी होती है, खराब होती है तो क्या खराब होता है।
जैसे ठंडी से गर्मी में प्रवेश होता है, तो फरवरी 1 जनवरी लास्ट का जो महीना है, 2 महीनों का बीच का जो कड़ी है, उसमें जो फसलें हैं उनमें क्या इफेक्ट आता है? अभी गर्मी से बारिश में जब प्रवेश होता है जून, उसमें क्या इफेक्ट आता है? बारिश खत्म होगी और ठंडी में प्रवेश होगा अक्टूबर हीट। वहां पर बारिश भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है। अक्टूबर का महीना जो है ना, तीनों विधाएं हैं उसमें। हो सकता है कभी मावठा आ जाए, बारिश आ जाएगी, उधर रात में ठंडी लगना चालू हो जाएगी, दिन में दोपहरी में 12 से 4 बजे तक आपको गर्मी लगेगी, तपेगा। अक्टूबर हीट इसीलिए बोलते हैं उसको। उनमें 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वेरी होता है। रात में टेम्परेचर 3 बजे से सुबह 7 बजे तक का जो रहेगा वो डाउन रहेगा। दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक का जो रहेगा वो अप रहेगा, और बीच में हो सकता है इस डाउन और अप के चक्कर में बारिश भी आ जाए। ये जो अक्टूबर का महीना है बहुत क्रूशियल है, वरी बहुत होता है इसमें। तो ये जो मौसम परिवर्तन होता है, इन मौसम परिवर्तन से आपके क्षेत्र में फसलों पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण, जैसा आप बाम्बू की चर्चा करने आए, मैं अपनी बातों में बैम्बू को भी ले लूंगा। एक कारण है कि हम पूरे भारत में कहीं पर भी रहें, पेड़ पौधे हो चुके हैं कम, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम परिवर्तन से बहुत सारी विकृतियां बढ़ चुकी है। ये एक जेन्युइन कारण है कि पेड़ पौधे कम हैं, क्लाइमेट कंट्रोल कहीं बचा नहीं है। हम केरला में दक्षिण भारत में रहें, हम मध्य भारत में रहें, हम पश्चिम भारत गुजरात में रहें, या यूपी उत्तर भारत में रहें, पूर्व भारत में रहें, कहीं पर भी हो, पेड़ पौधों की संख्या सभी जगह कम है। तो जो मौसम परिवर्तन के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अप डाउन हो रहे हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, उस समय फसलें हमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ में आती हैं। इसके लिए एक सरलतम विकल्प है, आप सभी को याद रखना चाहिए और बार बार यह बोलना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ पर फार्मरों को बैम्बू के बारे में अवेयरनेस दें, बांस के बारे में अवेयरनेस दें। जैसे काका ने बतलाया कि मेड़ पर बांस लगा रहे हैं 1-1 एकड़ पर। कोई भी खेत है, बांस की अगर मैं आपको बात बताऊं कि फार्मरों तक जानकारी भेजना है, कोई भी खेत है, ये 1 एकड़ की जो जमीन है, इसमें लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे 4 जो दिशाएं हैं, इसमें 3 दिशाएं रहती हैं पैक्ट। एक दिशा में रहता है रास्ता, जहां से हम खेत के अंदर जाते हैं। इधर किसी का खेत है, इधर किसी का खेत है, इधर किसी का खेत है, लेकिन ये जो दिशा है, शायद ये दिशा ऐसी है कि यहाँ से हम अंदर बाहर जाएंगे खेत में। तो ये जो दिशा है, यहाँ पर हम बांस लगाएंगे तो हमारी अतिरिक्त आय आएगी। ये फार्मरों तक आपको पहुँचाना पड़ेगा। कैसे अतिरिक्त आय आएगी? 1 एकड़ की जमीन होती है 200 बाय 200 की। 1 एकड़ की जो जमीन है वो 200 बाय 200 की होती है, 200 फीट बाय 200 फीट। तो 3 दिशाएं, यहाँ पर कोई ना कोई खेती कर रहा है। अगर यहाँ पेड़ पे लगाएंगे तो पड़ोस में जिसका भी खेत होगा उसके यहाँ छांव आएगी और उसके यहाँ फसलें उतनी जगह पर कम आएगी। तो जो रास्ता जहाँ से हम खेत के अंदर जाते हैं, यहाँ पर वैसे भी हम बागड़ करते हैं या तार लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 2.5 फीट पर बांस लगाने हैं। क्या लगाने हैं? बांस। जाग रहे हो? मुझे थोड़ा पता चलना चाहिए कि मैं कंठी डाल रखी पर बाबा नहीं हूँ ऐसा। प्रवचन दूंगा, आप सो जाओगे, वो भी अच्छी बात नहीं रहेगी। आवारा पशुओं से बचने के लिए हाँ, कितनी नजदीक से लगना चाहिए? 2.5 फीट पर। 2.5? हाँ, वो पूरा घना हो जाएगा। 2.5 फीट पर आपने ये जो बैम्बू लगाया मेड़ पर, तो 1 एकड़ में जो 200 फीट की जगह है, कैलकुलेटर पर निकालिए, 200 भागे 2.5 करेंगे तो क्या? 1.25 फीट आ जाएगा दोनों को, फिर वो 1.25 फीट मिलेगा। ये वो चिपक जाएगा, पूरा चिपक जाएगा। 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा टाइट हो जाएगा। 200 भागे 2.5 या निकल क्या है? 80 पौधे आपके लगेंगे 1 एकड़ में। हो सकता है हमसे कुछ टेक केयर ना हो तो कम से कम 70 पौधे ऐसे रहेंगे जो सरवाइव करेंगे और चल जाएंगे। 1 एकड़, 1 मेड़ पर 70 पौधे आ सकते हैं, जिससे आपकी डेंस बाउंड्री हो जाएगी।
और दोनों तरफ से धूप और हवा मिलेगी तो बहुत ही अच्छा बैम्बू निकल कर आएगा। इसमें लगाते समय शुरुआत में 7-7 दिन में पानी देना है, 2 महीने। उसके बाद में 7 दिन बाद पानी देना। आज पानी दिया 7 दिन 7 दिन 7 दिन, नाली से पानी अगर दे रहे हो 7 दिन, ड्रिप से पानी दे रहे हो तो थोड़ा सा रोज चला तो आधा घंटा। आज हमने नाली बना करके पानी दिया, पौधा लगाया, दूसरे दिन पानी दिया, अब 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। तो शुरुआत के 2 महीने जब हम बैम्बू प्लांटेशन करते हैं तो 7-7 दिन में पानी देना है। 2 महीने के बाद आप 10-10 दिन में पानी दो, महीने में 3 पानी, तब भी चलेगा। जमीन बहुत ही ड्राई है, पत्थर है, रेतीली है, तो आपको पानी नजदीक करना पड़ेगा। जमीन काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो आप 10 दिन में पानी दे सकते हो। पौधा 4 महीने का हो गया तो आप 15 दिन में एक बार पानी लगाओगे तब भी बांस को चलेगा। ये मैं मिनिमम बतला रहा हूँ। मैक्सिमम तो आप ज्यादा पानी दोगे तो भी बांस एडॉप्ट कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम जिनकी समस्या है कि मेरे पास बहुत कम पानी कैसे करूँ, तो 4 से 6 महीने के बाद 15 दिन में एक बार पानी, और जब पौधा 1 साल का हो जाए तब कम से कम महीने में एक पानी हमने दिया तब भी वो सरवाइव करता है, चलता है। और जब 2 साल का हो जाए फिर एक बूंद पानी नहीं दोगे, बारिश पर आश्रित रहेगा, तब भी चलता है बांस का पौधा। मैं बतला रहा हूं, चलता है। बेस्ट आप उसको हर 10 दिन में पानी लगाओ, 365 दिन। सरकारी चक्रोड है बराबर में, तो इससे कितना छोड़ कर अंदर खेत में लगाया जाएगा? सरकारी रास्ता, अगर सरकारी रास्ता होगा तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी का खेत अगर है नहीं, तो हमारे पौधे की हाइट जाएगी तो उसका छांव आएगा, उससे पेड़ पौधे होंगे नहीं। सरकारी रास्ते के छोड़ के कितना लगाया जाएगा डोले से अंदर? आपकी जो जमीन है वहां पर लगा दो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने की जरूरत नहीं, वो उधर एंट्री नहीं कर जाएगा? नहीं, एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको काटते रहेंगे। उसकी हाइट जाने से जो छांव आएगी वो तो अच्छा होगा कि रास्ते पर छांव आ गई। नहीं, वो तो अच्छा रहेगा। एंट्री किधर करेगा? जिस तरफ आप अपने खेत की तरफ से पानी दोगे उधर वो बढ़ेगा। हमारे यहाँ चक्रोड है पहले, हाँ, फिर नाली है, फिर चक हो गया। हाँ, तो नाली की जड़ में कितना अंतर से लगाया जाए जो नाली को नुकसान ना पहुंचे? मैक्सिमम 1 से 1.5 फीट, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर कोई फसल नहीं है तो 1-1.5 फीट, फसल है तो हमें 10 फीट दूर लगानी है ताकि उस फसल पर छांव ना आए। रास्ता है, नाली है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। रास्ता नाली है, 1-1.5 फुट छोड़ दे, बस 1.5 फीट छोड़कर लगा। अभी ये जब मैं जो बतला रहा हूँ ये फार्मर तक भी पहुंचा है, और आप खुद भी समझे अगर कि आपके खेतों में बैम्बू होगा तो क्या आउटपुट देगा। ये जो 70 से 80 पौधे हैं, 4 साल के बाद पहली हार्वेस्टिंग मिलेगी, 5वें साल बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। एक पौधे से मिनिमम 5 पोल मिलते हैं हर साल। 5 साल के बाद बांस के एक पौधे से 5 पोल मिलते हैं, और एक पोल की कीमत हम खुद बी किसान ग्रुप खरीद रहे हैं 100 रुपए का एक, 30 फीट की हाइट, ऊपर से चौड़ाई उसकी 3 इंच की, टॉप 2.5 से 3 इंच का चाहिए, 30 फीट का पोल चाहिए, 100 रुपए का एक पोल हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में भी बहुत सारे खरीदार होंगे। तो मैं एक एवरेज बतला रहा हूँ कि जब अगर बालकुआ बांस हम लगाते हैं या टुल्डा वैरायटी लगाते हैं तो इनके पोल अच्छे बनते हैं खड़े। टुल्डा के होलो पोल बनेंगे, हल्का बनेगा, बालकुआ ठोस आएगा, उसका डेंस पोल बनेगा, बहुत हेवी पोल बनेगा, बट एवरेजन 3 रुपए फीट बिकता है। तो मैं जब बात बतला रहा हूं कि आपने 80 पौधे लगाए हैं और कम से कम 70 पौधे, एक पौधा 5 पोल देगा, तो कितने पौधे आएंगे? 350, और एक पोल की कीमत 100 रुपए, तो 35,000। ये 1 एकड़ में अगर हम मेड़ पर 60 से 70 पौधे लगाते हैं तो हम 35,000 की इनकम आसानी से प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारे लिए भी है और हमारे फार्मरों के लिए भी है। अब हम जिस गांव में खेती कर रहे हैं वहां पर अगर O2 पार्क बनाना है, क्लाइमेट कंट्रोल करना है, वहां पर मौसम बदलने से कोई बीमारियां न आए, उसके लिए हमें वहां के किसानों को अवेयरनेस देना है। वहां पर कोरोना आने से कोई बीमारी ना आए तो उस गांव में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो क्या होगा?
वहां पर ऐसा पेड़ पौधा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता हो, वहां पर ऐसा पेड़ पौधा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा गर्मी को सोखता हो। हर गांव में लगभग 2000 एकड़ जमीन होती है, आपके गांव में भी 2000 एकड़ जमीन होगी। समझ में आ रहा है मैं किस चीज को कनेक्ट कर रहा हूं? हम उस गांव को O2 पार्क से मिल करके एग्रो टूरिज्म बना सकते हैं एक छोटी सी पहल करने से। ये आपका गांव है और ये आपके मकान बने हुए हैं और इन मकानों के बीच में फिर ये खेती है आसपास, ये कुछ रास्ते बने हुए हैं। ऐसे ही रहते हैं गांव, कुछ फर्क आता है, थोड़ी बहुत पेंटिंग जतर आ जाती है। ठीक है, इन्हीं गांव वालों के सब ये खेत है। एक गांव में लगभग 2000 एकड़ जमीन है। यहाँ हम फार्मरों तक अगर अवेयरनेस दे पाए, 50 पौधे यहाँ लगे, 50 यहाँ लगे, 50 यहाँ लगे, ये थोड़े थोड़े से पॉकेट में अगर 50-50 पौधे लग गए ऐसे, सिस्टम को समझने की चेष्टा करना क्या होगा। गांव के चारों तरफ हमने बांस के कुछ कुछ पौधे लगा दिए जिससे हमारे किसान की आय दोगुनी होने वाली है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप अपने गांव को, अपने खेत को विजुअलाइज करो। कहीं पर गांव के अंदर कोई रास्ता जा रहा है, यहाँ 50 पौधे लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। ग्राम पंचायत को बोलो, मनरेगा के थ्रू बहुत गड्ढे खुदवा रहे हो फालतू काम से जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे बांस के 50 पौधे लगा दो, वो कहीं से भी खरीद ले। लेकिन जब ये प्रक्रिया बनेगी तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी ये बताओ मुझे, जो इस गांव के अंदर रहते हैं। आपके सुरेंद्र नगर में अप्रैल महीने में कितनी लू चलती है? 47 डिग्री। अगर ऐसा गांव बना दिया तो 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहेगा नहीं। O2 पार्क ने यह कॉन्सेप्ट UAE गवर्नमेंट को दिया है। दुबई, अबू धाबी, गल्फ कंट्री जहां केवल रेत है, यही कॉन्सेप्ट पर हम जैसलमेर, सम, पोखरण वहां पर बांस लगा रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए। हम केवल पंखे में कैसे जिएं, तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। जब आपका गांव अगर ऐसा बनेगा, हम इसमें एग्रो टूरिज्म लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? O2 पार्क इसका सारा खर्चा वहन करेगा। जो गांव इस तरीके से हमें मिलते हैं उनके यहाँ हम एग्रो टूरिज्म कराते हैं। वहां पर आयुर्वेदा, गुरुकुलम, नेचुरोथेरेपी की फैसिलिटीज लाते हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ टूरिस्ट चालू हो जाएंगे। अभी आपकी जो खेती करना वो खेती आप कर रहे हो, बट बीच में मेड़ों पर 50-50 बांस लगा लिए तो एक पूरा झुरमुट तैयार होता है। और वो जो 2000 एकड़ में 50-50 बांस कहीं कहीं लगे हुए रहेंगे, वो आपके क्षेत्र के वातावरण को, आपके गांव के वातावरण को शुद्ध रखता है। कोरोना आएगा तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाना नहीं पड़ेगा, हमारा गांव ही ऑक्सीजन पार्क रहेगा। इस तरीके से आप भी बैम्बू प्लान कर सकते हो। ये छोटी सी कथा है, बट 1 एकड़ में 50 से 70 पौधे मेड़ पर लगाने से हम 30 से 35 हजार रुपए की इनकम 5वें साल से हर साल कमाने लग जाते हैं। ये बांस का एक छोटा सा फार्मूला है जो हम हर किसान तक पहुंचा सकते हैं। चारों तरफ मेड़ पे लगाने के लिए ट्रेंच विधि से नाली में लगाया जाए। सीधा जितना बड़ा पौधा है उतना मिट्टी में पानी डालो, गड्ढा पंच करो और उतना पौधा लगा दो। प्लेन में, नाली नहीं, ट्रेंच नहीं, बहुत ज्यादा 1 फीट 2 फीट का गड्ढा नहीं, 6 इंच की थैली में पौधा आता है, उतना ही पंच करना है, पंच बाहर निकालना है, 1 लीटर पानी डालना है, कीचड़ बनाना है, थैली फाड़ना है, पौधे को रखना है। फिर नाली में पानी जो दिया जाए, साइड से नाली बना दो, नाली उसका तैयार पानी करनी पड़ेगी, तो नाली में लगा दे। साइड नाली आपने जो बनाई है, नाली बनाना पड़ेगी पानी देने के लिए। पानी देने नाली जो आपने बनाई है उसके साइड में किनारे पर पौधा लगाना है, नाली के गड्ढे में पौधा नहीं लगाना है, ढलान से रखना। हाँ, ये जो नाली बनी, नाली ऐसे ही बनेगी, इस नाली में पानी जाएगा, तो नाली में पानी जाएगा तो ये जो साइड का किनारा है यहाँ पर पौधा रखना है, लगाना है, नाली में नहीं लगाना है, वरना ये सड़न क्रिया में खराब होगा। ठीक, क्योंकि नाली में पानी ज्यादा रहता है, डबरी बनी हुई रहती है, पानी सूखता लेट है, और नाली हम बनाते हैं तो उर्वरा मिट्टी ऊपर कर देते हैं,
और यहाँ पर रहता है बस कीचड़, वहां पर पौधा सड़न क्रिया में खराब होगा, ड्राई। हमारे यहाँ रेत की जमीन है तो उसमें ट्रेंच विधि से यदि उसमें बीच में लगा दिया जाए, धीरे धीरे नहीं लगाना है, मिट्टी डालते रहे तो नहीं अपना- लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं चलेगा। हाँ, चलेगा। अभी तक लोग ऐसे ही लगा रहे हैं, लेकिन बेहतर विधि है कि नाली के साइड, सभी नाली में ही लगाते हैं। आपने भी देखा होगा पौधा नाली में ही लगता है, बट वो सही टेक्नोलॉजी नहीं है। साइड में होना चाहिए, ऊपर साइड में, जहां से पानी जा रहा है पानी के पास में होना चाहिए, पानी को वो सोखे, पानी में ना जिए। तो बेड पे भी उचित नहीं जो दोनों साइड में नाली हो जाए, ऊपर बेड हो जाए 1-1.5। मैं जो बोल रहा हूँ केवल उसी को अडॉप्ट कर लो, वो भी नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को अडॉप्ट कर लो, क्योंकि हम कई सारे प्रैक्टिकल कर चुके हैं। बेड में लगाओगे नाली का पानी वहां पहुंचेगा नहीं, वो सूख के मरेगा। नाली में लगाओगे ज्यादा पानी होगा तो सूख के मरेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ जहां नाली करी, नाली के साइड में किनारे पर, ये जो नाली है इस नाली के किनारे पर ठीक इतना ही लगाओ। हाँ, वही तो कभी आप प्रैक्टिकल करने के चक्कर में रह जाओ तो आपके पास ऊपर लगा दोगे छत पे, पानी पहुंचा नहीं, पौधा सूख जाएगा, जरूरत नहीं बेड पे लगाने की। नीचे लगाओगे कीचड़ ज्यादा रहा, पौधा धीमे चलेगा। ठीक है, समझ में आया बैम्बू कैसे हम कर सकते हैं? अगली कथा में बतलाऊं आपको क्षेत्र वाइज मौसम परिवर्तन होने के लाभ और हानि। इस पर मैंने आपको बताया कि आपके गांव को ऑक्सीजन पार्क कैसे बना सकते हो, और O2 पार्क के साथ में जुड़ करके जो गांव इस तरीके से आता है, शामिल होता है, आप अपने सरपंच को बोल सकते हो, तो ऑक्सीजन पार्क मैक्सिमम चीजें आपको सब्सिडी रेट में प्रोवाइड कराएगा, जैसे बांस का पौधा, ड्रिप, फर्टिगेशन। अगर कोई पूरा गांव मिलकर के ऐसा आना चाह रहा हो तो हम आपको सब्सिडाइज रेट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो आपसे मुझे चाहिए कि आपके क्षेत्र में मौसम परिवर्तन होने से क्या लाभ और हानियां होती है। 10 नंबर का पॉइंट था। 11 नंबर का पॉइंट है फसलों का वास्तविक मूल्य इस समय का क्या है। एक्चुअल फार्मर को चाहिए क्या, उसने जो पकाया उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्य कैसा मिले, यही चाहिए ना किसान को, या और कुछ चाहिए? हम खुद फार्मर हैं, हम जो फसलें लगा रहे हैं तो हमें हमारी फसल का उचित मूल्य कैसे मिले। व्हाट्सएप एक अच्छा नए जमाने का ट्रोलिंग प्रोग्राम है, बट इसमें जो मूल्य आता है वो मंडियों के भाव आते हैं। उदाहरण में बतला रहा हूँ, बुरहानपुर मंडी आज का रेट है 2400 रुपए क्विंटल केला। किसान के खेत में हकीकत है 1400 में आज गाड़ी नहीं कट रही है, ये रियलिटी है। तो हमें रियल भाव चाहिए, फार्मर के खेत का ओरिजिनल आज का भाव एक्चुअल क्या कटा, वो आप वहां से डेटा कलेक्ट करो, किसान पाठशाला तक पहुंचाओ वीडियो के माध्यम से। जैसे मैं रहता हूं सनखेड़ा, तो सनखेड़ा में आज केले की गाड़ी क्या रेट में कट ही रही होगी, तो वहां के फार्मर और जो माल कट रहा है उसका 1 मिनट का वीडियो। आज सनखेड़ा 11 तारीख जुलाई का महीना, केले का भाव इस रेट में रमेश पटेल जी के यहाँ गाड़ी कट रही है, ये रमेश पटेल जी बतला रहे हैं। एक्चुअल में पता चलेगा कि सनखेड़ा जिस बोर्ड से जुड़ा हुआ होगा उसका रेट है 1800 रुपए क्विंटल, और रमेश पटेल जी के खेत में 1300 रुपए क्विंटल में गाड़ी कट रही थी। अवेयरनेस बढ़ेगी जब हम इन चीजों को लेकर आएंगे, ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि हम एक्चुअल भाव पर बात करें, ना कि हवाई फायरिंग पर बात करें। मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? एक्चुअल भाव का डिटेल जो आपके गांव का हो, आपके गांव में जो फसलें हैं उसका, ताकि वो एक्चुअल भाव पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक में अवेयरनेस आए। ठीक है, 12 नंबर पे चौपाल चर्चा, संगठन चर्चा, बैठक, प्रशिक्षण और मेगा मीटिंग। यहां से एक्चुअल में आपके काम चालू होते हैं कि आप जो क्रॉप डॉक्टर बन चुके हो और आपको किसानों तक कैसे पहुंचना है, आपको किसानों तक फायदे कैसे पहुंचाना है, आपको किसानों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है। तो कुछ चीजें हैं। एक, चौपाल चर्चा, घर से बाहर निकले, पान दुकान पे, ओटला पार्टी पे, कहीं ना कहीं 3 से 4 मित्र बैठे हुए रहेंगे, बातचीत चालू रहेगी, उसको बोलते हैं चौपाल चर्चा। आपको वहां पर उनके
बारीक बारीक से जो कारण है ना खेती करने के, वो निकालना है, ढूंढना है चौपाल चर्चा पे। जहां पर भी फार्मरों का संगठन हो वहां पर आपको चर्चा करनी है कि मैं योगेश किसान पाठशाला से हूँ। शुरुआत अपने गांव से करना है चौपाल चर्चा में। मैं किसान पाठशाला से हूँ, अपने गांव में कौन सी फसलें लग रही है, काका आपने कौन सी फसल लगाई है, काका जो भी फसल लगाया होगा वो नाम बताएगा, मक्का लगाइए, काका मक्का में आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये चर्चा चालू हो गई आपकी। मक्का लगाई है आपने, तो मक्का से आपने क्या सोच कर लगाई और उससे क्या इनकम लेना है और उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, ये चर्चा चालू हो गई। अब जो उनको दिक्कतें आ रही होगी, जैसे मक्का लगाते हैं तो उसमें ईल आता है, बड़ी ही नहीं होने देता है, वो कथा बोलना चालू कर देंगे। मैंने मक्का इस कंपनी की लगाई, उसमें इतना दिन हुआ, मेरे को इतना फिर गैप फिलिंग करना पड़ा, उसमें मैं 4 से 5 स्प्रे कर चुका हूँ, अभी भी इल्ली जा नहीं रही है। मुझे तो पता है वो क्या बोलेगा, बट आपको जानकारी होना चाहिए कि वो क्या बोलेगा। हमें पूछना है बस। किसी ने मांडवी में केला लगाया, भैया केला लगाया तो अभी क्या दिक्कत आ रही है केले में, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी सीखना है। मैं किसान पाठशाला से हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो हम आगे से उसका आंसर बुलाएंगे। जस्ट सर्वे करना है। चौपाल चर्चा में क्या है, सर्वे करना है। जब आप घर से बाहर निकलकर अपने गांव में, अपने गांव से बाहर पास के गांव में चर्चाएं करना चालू होंगे कि मैं किसान पाठशाला से हूँ, और जो प्रतिनिधि किसान पाठशाला के बन चुके हैं, आपके पास किसान पाठशाला का टी शर्ट चाहिए जो किरण भाई ने पहन रखा है। दूर से पता होना चाहिए ये किसान पाठशाला का बंदा आ रहा है। जिसको भागना हो वो भाग जाए, जिसको रुकना हो वो रुक कर सुने कि यार इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऐसे देख लो, ऐसे कंठी टंगी हुई होना चाहिए, दूर से पता चलता है ये ओशो का सन्यासी है। ऐसे काफी दूर से देख लेते यार इसने माला टांग रखी है, बाबा बन चुका है। भाई जिसको अपने साथ बैठना हो बैठेगा, नहीं बैठना हो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप लोगों के पास ये टी शर्ट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम समापन होने के बाद आप किरण भाई के पीछे लग जाओ कि कब कोरियर करवा रहा है मेरे घर पे टी शर्ट। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने अभी काम दे दिया है। किरण भाई से सब लोग अपनी अपनी टी शर्ट मंगवा लो। तो जैसे ही आप टी शर्ट पहन के बाहर निकले, किसानों से चर्चा करना चालू करें आपके फ्री समय में, समस्या निकालनी है, वो चौपाल चर्चा है। जो 1 से 10 तक के जो प्रोग्राम है ना, आपकी समस्या क्या, किसानों की समस्या क्या, फसलों की समस्या क्या, यही चौपाल चर्चा में बातें करनी है। 4 किसान इकट्ठे वहां पर बात रखनी है, भैया मैं सर्वे कर ही रहा हूं, हमारे गांव की कुछ अगर खेती की समस्या हो तो हम किसान पाठशाला तक भेजते हैं। बलराम पागल है, वो हर रविवार किसान दरबार लगाता है, कहीं ना कहीं हमारी गांव की समस्या देखेंगे, सुनेंगे तो इलाज भेजेंगे, और हमारा इलाज निःशुल्क होता है, फ्री होता है। जैसे ही फ्री बोलोगे सब एडॉप्ट करते हैं, और ये रियलिटी है, हम पैसा कहाँ ले रहे हैं। चौपाल चर्चा समझ में आया? बाहर निकल के सॉरी घर से बाहर निकल के बातचीत करना, चौपाल चर्चा, मीटिंग, कार्यक्रम, मेगा मीटिंग। जब चौपाल चर्चा करना चालू करोगे तो 1 महीने में कम से कम आपके गांव में तो पता चल जाएगा कि ये कहीं न कहीं भटक गया है, या तो ये सुधर गया है तो हम इसके साथ चले, या ये आता हो तो हम रास्ता बदल लें। तो ये 1 महीने में सबको पता चलना चाहिए। 2006 से जब हम किसान पाठशाला चालू करने निकले ना, एक्चुअल में ये काम क्या है पता है? जो मैंने किया है, जो मैंने जिया है, वो मैं सोच रहा हूं आप जब क्रॉप डॉक्टर बन रहे हो तो आप ये करना चालू करो। हमको जुनून था किसान पाठशाला हमने कैसे लगाई। किसान पाठशाला हमने लगाई 2003 के बाद मैं खेती करना चालू हुआ। उसके पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कर रहा था, मोटर रिवाइंडिंग, ITI मैंने कर रखा है 1996-97 में मैंने। तो मैंने कॉटन की खेती चालू करी। मेरे गांव में सबसे पहले मेरे खेत में ड्रिप इरिगेशन आया 2002 में। 2003 में मैंने कॉटन की खेती करी चालू। तो कॉटन की खेती कैसे चालू करी? कि O2 पार्क समझ में आ गया आप लोगों को? इस पर काम करना है, कमर कस लो।
इन्वायरमेंट यही बचाएगा और हम किसान पाठशाला के जो स्वयं सेवक हैं ये कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होंगे कि शुरुआत करी थी इन्होंने इन्वायरमेंट बचाने की। बात छोटी सी है, पहल एक पौधे से होगी, बट हम जहां हैं वहां शुरुआत करनी पड़ेगी। खुद के खेत में 5 पौधे लगाना पड़ेंगे, वहां से शुरुआत होगी। मैंने पिछले साल 5 जून को इन्वायरमेंट डे पर 4300 बांस के पौधे मेरे घर के खेत में लगाए हैं, बालकुआं के 12x6 पर। उसका वीडियो होगा शायद डला हुआ। अभी ये हाइट है उसकी, 1 साल में यहाँ पहुंच गया है। 2023 में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें समझना है कि 2023 में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। 2003 में मैंने शुरुआत करी थी खेती करने की, 20 साल हो चुके हैं। सीखते सीखते कॉटन की खेती करी। कॉटन मैंने लगाया ड्रिप से, ऐसे ड्रिप लगाई और जहां ये ड्रिपर पानी गिराता है बूंद बूंद, उसके नीचे 2 दाने कॉटन के रखे। BG2 और BG1 चल रहा था उस समय। BG2 मेरे खेत में आया था 2005 में, 2003 और 4 में BG1 चल रहा था। बड़वानी जिले का मध्य प्रदेश में पहला मैं व्यक्ति हूं जिसने 9 साल तक कपास में कपास लगाया, एक ही फसल एक ही खेत में। विकल्प नहीं था, पानी नहीं था। मैंने क्या किया था विकल्प, मेरे मामा जी की नर्मदा बेल्ट पाइपलाइन है, वहां से 5 किलोमीटर 18,000 फीट की लाइन, खेत में मैंने एक बलराम तालाब बनाया। आपने नाम सुना है बलराम तालाब को? पन्नी डाल करके पानी इकट्ठा करते हैं, पॉन्ड बनाते हैं। उस क्षेत्र में उस तालाब का नाम बन गया बलराम तालाब, मेरे नाम पे आ गया वो। मैंने एक तालाब बनाया, वो पाइपलाइन से पानी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो लाइट बहुत बंद चालू होती थी, वो हमें बहुत वाकया याद है। 6 घंटे लाइट रहती थी, उसमें 1.5 घंटा लाइट आना, 2 घंटे बंद होना, 3 घंटे लाइट आना, 1 घंटा बंद रहना। तो किसान परेशान, खेत में पानी लगाए कैसे, फार्मिंग करे कैसे। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर 35 किलोवाट का जनरेटर रखा था। जो पाइपलाइन है ये 140 mm की है पाइपलाइन, मेरे मामा जी की, गांव में ही मेरे मामा जी हैं। तो जब लाइट चलती थी, जब तक वो इरिगेशन करते थे, और जब लाइट बंद होती थी तो मेरा एक व्यक्ति वहीं रहता था, जनरेटर का बटन दबाता था और मैं रहता था खेत में। उनके खेत से मेरे खेत में फिर 2000 फीट की लाइन है। तो जैसे ही लाइट बंद हुई, वहां पर एक मेन स्विच को चेंज करेगा। जनरेटर 1 घंटे में 6 लीटर डीजल पीता था 2003 में, और 1 घंटे में यहां पर पानी आता था 700 लीटर पर मिनट। 42,000 लीटर, 42,000 लीटर पानी 1 घंटे में आता था। उस 42,000 लीटर पानी का मैं पे करता था 6 लीटर डीजल, मेंटेनेंस, लेबर, बीच में लाइन की फूट टूट। तो एक मैं ऐसा पागल व्यक्ति था जिसने बड़वानी जिले में पहले जनरेटर से कपास की खेती करी। तो मेरा जो खेत था वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया था। काफी सारे लोग देखने आते थे कि ये जनरेटर से कैसे खेती कर रहा है। मतलब जब बात फैलती है वो दूर तक क्या जाती है, जनरेटर से खेती कर रहा है। ऐसा नहीं कि जनरेटर से मोटर चालू किया, मोटर से पाइप में पानी आया, उसने होद भरा और होद से ड्रिप चला करके कॉटन लगाया, ये कथा नहीं जाती है। जनरेटर से खेती कर रहा है। तो हर रोज कुछ ना कुछ व्यक्ति मेरे खेत में देखने आते थे। तो पहले मेरा ग्राफ गया ऐसे ऊपर, क्यों? पड़ोस में जिसने कॉटन लगाया वो क्या कर रहा है, उससे ज्यादा खाद मेरे को डालना है। मेरी जो सोच थी, राशि BG1 कॉटन खरीदा, राशि कंपनी वाले को फोन लगाया, उनका पर्चा आता है, वो जो देखा, सब मंथन किया, उसमें जो आया उससे सवाया करना है। गांव में जो दुकानदार भाई था, मित्र ही था, उसको बिठा लिया ऐसे बेड। अब मुझे बता 1 एकड़ के कपास में क्या खाद डालूं, क्या दवाई डालूं। उसने जो पर्ची बना के दी उससे 1.25 से 1.5 गुना डालना है, क्योंकि पकाना चाहता है। यही मेरा थीम था। तो शुरुआत में ग्राफ गया ऐसे, क्योंकि मैं 25 मई को कॉटन लगाता था और 1 अप्रैल को रोटावेटर करता था। दोनों फसलें लेता था कॉटन की। पानी था नहीं, गेहूं बो नहीं पाता था,
ये बूंद बूंद जहां पानी गिरेगा वहां कॉटन को खड़ा करता था। 1 एकड़ में दोनों फसलें मिला करके 35 क्विंटल कपास मैंने पकाया है, जो बड़वानी जिले का रिकॉर्ड है कि 1 एकड़ में 35 क्विंटल किसी ने पकाया है। 2003 से मैं कपास लगाना चालू हुआ तो 9 साल तक उसी खेत में कपास निकाला फिर कपास लगाया, कपास निकाला फिर कपास लगाया, फसल चक्र किया नहीं। तो दिक्कतें आना चालू हुई। शुरुआत में ग्राफ गया ऐसे ऊपर, फिर बम से नीचे। 3 साल तक कपास बहुत अच्छा पका। चौथे साल क्या हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब आप चौपाल चर्चा करोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। किसान पाठशाला क्यों चालू हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये विषय को लेकर के आया हूँ। ये 9 एकड़ का जो खेत है, इस 9 एकड़ में कुछ पौधे गए, कुछ पौधे गए, कुछ पौधे गए, बाकी पौधे चल रहे हैं। मेरा एक ही पॉकेट है, 9 एकड़ की मेरी खेती है घर की, बाकी 250 एकड़ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी केले में, बट घर की जमीन मात्र 9 एकड़ है। तो इस 9 एकड़ में जब 3 साल तक कपास में कपास रहा, बहुत ज्यादा खाद डालता रहा तो उत्पादन आया। चौथे साल कुछ पॉकेट खराब हुआ, 5वें साल फिर पॉकेट खराब हुआ। अब पॉकेट कैसे खराब हुआ, कपास का पौधा खड़ा है, कपास कौन कौन लगाता है, आप लगा रहे हो ना, तो उसमें डंपिंग आना चालू हुआ। कपास का पौधा इतना बड़ा है, डेंडू बन रहे हैं, फुल फ्लावरिंग आ रही है, बट आज ये पौधा अच्छा दिख रहा है, कल सुबह देखेंगे तो ऐसा मुरझाया हुआ दिखेगा, लकवा मार गया हो, जैसे किसी ने पौधे को उखाड़ा और वापस लगा दिया, ऐसे पूरा सिकुड़ गया। ऐसे हो रहा था डंपिंग। ये सॉइल बोर्न डिसीज की वजह से आती है डंपिंग, और ये मेरे खेत में आने लगी। तीसरे साल कुछ आई, चौथे साल उस 9 एकड़ में से 4 साढ़े 4 एकड़ खराब हो गया, आधा खराब हो। अब मेरी दिक्कत क्या थी पता है, अगर कोई ऐसे चिमटी भर के काट लेना तो खून ना निकले, ऐसा हो रहा था। मैं खेत में जाना था पर जा नहीं पा रहे थे, कपास मर रहा है। नाम बहुत कमा लिया कि बलराम के खेत में सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन आया उस क्षेत्र का। बलराम के खेत में एक तालाब बनाया है जहां पानी इकट्ठा करके ड्रिप से दे रहा है। बलराम जनरेटर से खेती कर रहा है, मतलब ऐसे पूरे आसपास के गांव में ऐसा नाम चल गया था, बलराम 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 कुछ कर रहा है। तो 2 तबके बन गए थे। एक तबका था कब ये खेत बेचेगा और मुझे सौदा करने जाना है और इसकी जमीन खरीदना है। रहता है, हर गांव में ऐसे रहते हैं, आपके यहाँ भी होंगे। अब ये थकने वाला है। तो एक तबका था कि ये कब जमीन बेचेगा, ठीक है लड़ लेगा, थोड़ा संघर्षशील है, बट बेचेगा जरूर, अब तो थक गया ये। एक तबका था जो सोच रहा था कि यार ये बंदा कुछ नया कर रहा है, इसको देखना चाहिए, इसके साथ खड़े होना चाहिए, अगर इसको मदद लगे तो मदद करना चाहिए। हमसे नहीं हो रहा है बट ये कुछ नई चीजें अडॉप्ट कर रहा है। ऐसे 2 तबके रहते हैं, हर गांव में रहते हैं। मेरे साथ में एक तीसरा तबका और था। ये 2 तबके तो थे ही, तीसरा तबका एक और था जो मेरे जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने खेती कभी की नहीं थी और पहली बार खेती कर रहे थे, और हम ग्रुप फार्मिंग करके सीख के कर रहे थे। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक में था, मैं खेती में आया। ऐसे मेरा एक मित्र है गजेंद्र पाटीदार, जो डॉक्टरी करते थे इंदौर में, मऊ के पास प्रैक्टिस करते थे, वो खेती करने आए। उनकी 35 एकड़ जमीन, उन्होंने पहली बार गन्ना लगाया था ड्रिप से 2004 में, मैंने पहली बार कॉटन लगाया था ड्रिप से। तो ऐसे हम दोनों इकट्ठे हो गए थे। ऐसे कुछ और 4-5 व्यक्ति थे जो अलग फील्ड से आकर खेती कर रहे थे। तो हम सबसे बुद्धिजीवी थे क्योंकि हम पेन कागज पर खेती करते थे। इतना इतना खाद डालेंगे, इतने लेबर लगाएंगे, इतना उत्पादन करेंगे, इस भाव में बेचेंगे। अभी कपास लगा नहीं, पोथी पहले हमारे पास थी। एक्चुअल में ये करना चाहिए। तो हम जो अलग दिमाग के थे हम ऐसे खेती करते थे, बाकी जो गांव वाले थे वो जंगल खेती कर रहे थे, हिसाब किताब बगैर रखे। तो हम पूरा टारगेटेड कैलकुलेटेड फार्मिंग करते थे, बट उस कैलकुलेटेड फार्मिंग में अंदाज पंचे दामोदर चल रहे थे कि कपास को क्या चाहिए वो नहीं दे रहे थे। पड़ोस वाले ने जो बोला, दुकानदार ने जो बोला, उससे 1.5 गुना डालना है, क्योंकि पता ही नहीं ना कपास को फास्फोरस कितना अपटेक करेगा, कॉटन सल्फर कितना अपटेक करेगा, कॉटन को पोटेशियम कितना चाहिए ये मालूम ही नहीं था। तो जब ये डंपिंग आया तो हम हुए परेशान।
खेत में जाना रुके, थके, पैसे खर्चा करने में लगाम लगाई और 950 एग्रोनॉमिस्ट ऐसे मेरे पास अभी भी नाम और नंबर हैं जिनकी राय मायने रखती है कि ये काम कर लो तो वो काम हो जाए। ऐसे आपके क्षेत्र में भी होगा, कोई जो फार्मर होगा जो काफी समय से प्रसिद्ध होगा, जो अच्छी फार्मिंग करता हो, उसकी राय मायने रखती है। कोई एग्रोनॉमिस्ट होगा जो प्रसिद्ध होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के डीन प्रसिद्ध रहते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ाई कर रखी है, उनकी राय मायने रखती है। फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्रोनॉमिस्ट प्रसिद्ध रहते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसे मेरे पास 950 व्यक्ति उस खेत में तो ज्यादा है, लेकिन वो 950 ऐसे थे जिनकी राय मायने रखती थी कि बलराम ये काम कर ले तो हो जाएगा। उसमें एक बंदा ऐसा नहीं मुझे मिला जो कह दे कि ये काम कर लो, कल आपका कॉटन मरना बचेगा। एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने बोल दिया कि ये कर लो, कल पौधा नहीं मरेगा। पैसा हम खर्चा कर रहे थे, जो पेस्टिसाइड वाले को बुलाया उसने जो बताया डाल दिया, कर दिया, पैसा खर्चा हो गया। फिर हम रुके कि इतने धुरंधर व्यक्ति, कृषि विज्ञान केंद्र मेरे गांव में है, तलुन में है, बड़वानी जिले का, वहां के एग्रोनॉमिस्ट आए, जो राशि सीड है उनके जो एरिया हेड मैनेजर है, उनके एग्रोनॉमिस्ट मेरे खेत में आए। वो बता नहीं पाए कि अगला पौधा क्यों मर रहा है और नहीं मरेगा। इंदौर के जो एग्रीकल्चर विभाग है, अधिकारी है, उनके हम पैसे देकर ला रहे थे कि तुम किराया खर्चा लो, हमें बताओ कि पौधा बचेगा कैसे, ताकि अगले साल वापस मैं कपास लगा सकूं। जब ऐसा कोई इलाज दे नहीं पाया तो समझ में आया कि जब हमारे जैसे खोजी व्यक्तियों को कोई मिल नहीं रहा है कि कपास कैसे मरना बंद होगा, तो जो सामान्य किसान है वो तो अंदाज पंचे दामोदर ही कर रहा है ना। तुक्के में कपास लगा दिया, तुक्के में केला लगा दिया, तुक्के में गेहूं बो दिया। वो जो मौसम के हिसाब से आ गया वो आ गया, जो मर गया वो मर गया। जिसने दवाई डलवा दी उसने डलवा दी, जेब से पैसे चले गए वो चले गए। उस दिन हमें समझ में आया कि हमें सीखना पड़ेगा, हमें किसान पाठशाला से सीखना पड़ेगा। तो हमने क्या चालू किया, छोटी छोटी मीटिंगें रखना चालू करी। मेरा खेत का कपास कैसे बचा, हमने गूगल को पूछा, ऐसा ऐसा हो रहा है, गूगल में ढूंढना चालू किया है। इजराइल की एक संस्था है स्मार्ट फर्टिगेशन, आप लोग अगर ढूंढोगे तो मिलेगा। हमने हमारे खेत के फोटो भेजे, हमने डिटेल भेजी, उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाला, हमें एक छोटा सा पर्चा भेजा, 1 2 3 काम करो, आपका कपास नहीं खराब होगा, कोई पैसा चार्जेस नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बेस्ड खेती। उस दिन समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं सब गड़बड़ है, सब दिखावा है, सब तुक्के में हो रहा है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बेस होना चाहिए, डेटा बेस होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया हमको कि आप कपास में कपास की खेती कर रहे हो, सल्फर डाल नहीं रहे हो तो सल्फर डालना चालू करो। सिंपल ट्रिक, सल्फर खुद फफूंदीनाशक है, वो फंगस को बचाएगा। सल्फर जो भी तेल वाली फसलें लेते हैं वो जमीन से सल्फर चूसता है, तो आपको सल्फर डालना चाहिए। दूसरा, तुरंत ये पौधे मरने से बचेंगे कैसे, उसके लिए बोर्डो पेस्ट लगाओ। बोर्डो पेस्ट कहीं दुकान पे मिलता नहीं, घर पे बनाना पड़ेगा। जैसे वीएम स्प्रे कहीं मिट्टी मिलती नहीं, घर पे बनाना पड़ेगा। उन्होंने क्या बताया, आप लिख लो बोर्डो पेस्ट कैसे बनाओगे वो विधि। 200 लीटर पानी, प्लास्टिक का बैरल लेना है, लकड़ी से हिलाना पड़ेगा। एक दिन पहले 2 किलो कॉपर सल्फेट, 100 लीटर पानी में 1 किलो, 200 लीटर पानी में 2 किलो, दुनिया का सबसे अच्छा फफूंदीनाशक जो घर पे बना सकते हैं, किसी भी फसल में काम में आता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट 2 किलो 10 लीटर पानी में प्लास्टिक के बर्तन में घोलना है। एक दिन पहले रात को, आसमानी कलर का आएगा मिश्री के जैसा, लकड़ी से कूट करके उसको घोल लेना है। रात को घुलता रखो, सुबह तक घुला हुआ मिलेगा, तत्काल घुलता नहीं। जब आपको डालना हो 2 किलो नीला थोथा 10 लीटर पानी में घोलना है। सुबह दिन में मट्टी के बर्तन में, मटके में
10 लीटर पानी में 2 किलो चूना घोलना है। प्लास्टिक लोहे में नहीं घोलना है। ये चूना गरम उबाली आना चाहिए, पानी जैसे मिले उसने उबलना चाहिए। अगर प्लास्टिक में घोलोगे तो वो गरम करके प्लास्टिक को फाड़ देगा। तो हमें मट्टी के बर्तन में घोलना है। चूना सुबह घोलो, बोर्डो मिश्रण के लिए नीला थोथा शाम को ही घोल लो। 200 लीटर पानी का ड्रम है, उसमें एक साथ डालना है दोनों को। 2 किलो चूना, 2 किलो नीला थोथा एक साथ 200 लीटर में डालना है और एक व्यक्ति ने लकड़ी से हिलाना है। अब ये जो मिश्रण बना, ये मिश्रण है बोर्डो मिश्रण। दुनिया की सभी तरह की फंगस से लड़ने के लिए तैयार है। पपीते में भी अभी जो बारिश चल रही ना, पपीता यहाँ से गलकर टूटकर गिर जाता है। इसको यही पेस्ट बचाएगा, बाकी कोई फंगिसाइड नहीं बचाएगा। यहाँ पर इसका पेस्ट लगाना पड़ेगा तने पर, जहाँ मिट्टी है और ऊपर हवा है, यहाँ पर जो तना है इसको यही बचाएगा। तो बोर्डो मिश्रण हमने कपास के तने पर ड्रेंच किया। जो रात को पौधा डंप हुआ तो वो वापस खड़ा हुआ, दूसरे पौधे डंप नहीं हुए। जो 24 घंटे से पहले डंप हुए थे वो मर गए। जो 24 घंटे के अंदर अंदर डंप हो रहे थे वो वापस रिकवरी पे आए और वो डंप हुए नहीं। कितना सरल इलाज बताया। इजराइल में बैठा हुआ कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है उसने। हमारे हिंदुस्तान में जितने एग्रो एनामिस्ट एग्रीकल्चर विभाग हैं वो पौधा डंप होगा इसको रोकने से बता नहीं पाए। उस दिन समझ में हमें आया कि हमें सीखना पड़ेगा। अंदाजन खेती करने में हमें दिक्कत है, हमें सीखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, आइए विश्वास जी, आइए आइए। अभी बस इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा है, कुछ कुछ क्रियाएं चल रही है। राजपीपला से आ रहे हैं आप है विश्वास पटेल, जो किसान पाठशाला और ई किसान ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। बाइक से आए विश्वास? पानी मिला रास्ते में? नहीं मिला, तो रुकना पड़ता। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बैग उतार दो। कहीं ना कहीं से पूरे गुजरात से एक एक कोने से कोई आया है, तो अच्छा है। हर जिले में एक एक छोटी छोटी अगुवाई होगी और हम आगे बढ़ेंगे। सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है और विश्वास हम थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। पानी पीना है आपको? ये लो। क्रॉप डॉक्टर गुजरात वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज को ओपन करेंगे तो उस पर मैं अभी चर्चाएं कर रहा हूँ। किसान पाठशाला कैसे बनी ये मैं बतला रहा था। और जो आगे हमारा विषय इसमें है 11 नंबर वाला, वो भी उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बतला रहा था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसान पाठशाला की 2006 में शुरुआत कैसे हुई। इस तरीके से शुरुआत हुई। तो मैं ये प्रोग्राम करते करते इलेक्ट्रॉनिक मेरा छूट गया था, मैं खेती किसानी में आ गया था और आप जैसा ऐसे ही सीखने को बैठना चालू किया। तो हम मित्रों ने एक संगठन बनाया, 16 किसान मित्रों ने। उसका कोई नाम नहीं था। हमने एग्रोनॉमिस्टों को बुलाना चालू किया। हमारे क्षेत्र में जो फसलें होती थी उनके लिए हमने सीखना चालू किया। हमें सीखना है तो हम 5-10 व्यक्ति सीखें। इसकी वजह हमने क्या किया, उस एग्रोनॉमिस्ट को तो हम हमारे किराए खर्चे पर बुला रहे थे, बट हम 5 व्यक्ति सुनेंगे तो उसको मजा नहीं आएगा प्रवचन देने में। तो उसके सामने हमने गांव वालों को बोला, पड़ोस वालों को बोला, आसपास के गांव में बताया कि भैया हम टमाटर पर आज किसी वक्ता को बुलाए हैं, सीखेंगे। तो सबको फ्री में सीखना था, आ गए, बैठ गए। तो सिखाने वाले को भी अच्छा लग रहा था, सीखने वालों को भी अच्छा लग रहा था। तो 2006 से ये जो कथा चालू हुई तो 2010 तक इतनी बड़ी हो गई कि हमें टॉकीजें बुक करना पड़ने लगी। संख्या, जैसे अभी यहाँ बात कर रहे थे, आवाज गूंज रही है। जब सीखना हो ना तो कुछ उसके नियम है। आप जैसे YouTube पर मेरा वीडियो देखो तो उसका कुछ नियम है कि आपको हेडफोन लगाकर देखना चाहिए, आपको पेन और पेड लेकर बैठना चाहिए, अगर कुछ बात अच्छी लगी उसको नोट करना चाहिए। तो ये 100% आपके अंदर जाएगा। ऐसे ही जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। जो वक्ता बोल रहा है उसकी आवाज गूंजना नहीं चाहिए। ऐसे लाइट बंद चालू बार बार होनी नहीं चाहिए, दिमाग स्थिर नहीं रहता। हवा का संचार अच्छे से होना चाहिए, पानी, शौचालय होना चाहिए। तो जब हम सीखने की कथा में चालू हुए तो 2006 से 2010 तक हमें ये समझ में आया कि सीखने की कड़ी बहुत अच्छी है। हम एक मैसेज ड्रॉप करते थे, किसान पाठशाला लगने वाली है, केले के विषय में है, तो 1000 फार्मर से ज़्यादा आते थे। तो उनको बिठाए कहाँ?
रखे कहाँ, तो हम पूरे दिन भर के लिए टॉकीज का हॉल बुक करते थे, भाई तेरी कोई भी फिल्म हो बंद कर, हमारी फिल्म चलेगी। तो उनका पैसा हम सब मिल करके वहन करते थे। जो भी शुल्क आता था 30 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, बीच में एक नाश्ता होता था। तो ये प्रक्रियाएं चलने लगी। इस तरीके से किसान पाठशाला चालू हुआ, सीखने सिखाने के साथ साथ। थोड़े समय के बाद जिसको हम बुलाते थे वो अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। तो 2010 के बाद हमने प्रोडक्ट बेचने वालों को मंच देना बंद कर दिया। मैं खुद आगे मंच पर आया, जितना सीखा था वो किसानों तक पहुंचाना चालू किया। ऐसे ही आप जब अपने क्षेत्र में अगुवाई करोगे, सबको पता चलेगा कि योगेश किसान पाठशाला से है, आप किसान पाठशाला से हो, काका किसान पाठशाला से हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। थोड़ा समय आपसे दूरी बनेगी, बट फिर जब आपसे कनेक्ट होने लगेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मेरे साथ क्या होता है पता है, कहीं से निकला, किसी ने गाड़ी देख ली किसान पाठशाला, आदमी पीछे लग जाते हैं, यार बलराम भाई कहीं जा रहा है। मतलब वो गड़बड़ भी है, बट वो उनका प्यार है, उनको कुछ अच्छा लगा है। कहीं रुके हैं, कहीं नाश्ता चाय कर रहे हैं, वहां पर 4 आदमी आपसे बात करेंगे, बलराम भैया मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आप इस तरह से सिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एनीथिंग एल्स। तो जब आप पब्लिक बन रहे हो, आप लोग चाहते हो ना आप पब्लिक बनो। आप यहाँ क्यों आए हो? पब्लिक बनने ही आए हो ना, पब्लिक की सेवा करने आए हो। मेरे साथ एक और अच्छी बात हो रही है कि जितने फौज में हैं वो रिटायरमेंट लेकर के किसान पाठशाला से जुड़ रहे हैं। हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई न कोई, मतलब उनकी आधी उम्र वो देश की सेवा में लगा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद किसान पाठशाला के साथ में जुड़ करके किसानों की सेवा में लगा रहे हैं। तो आप लोग भी जो आए हो ना, ये सोल्जर बन कर ही आए हो, ये अच्छी बात है। इस तरीके से किसान पाठशाला की शुरुआत हुई थी। चौपाल चर्चा, किसान संगठन, बैठक, प्रशिक्षण और मेगा मीटिंग, 12 नंबर के पॉइंट को हम पढ़ रहे थे। आप भी व्हाट्सएप में अगर देखेंगे तो क्रॉप डॉक्टर टीम 2023 में मैंने मैसेज डाला था, वो 12 नंबर का पॉइंट था। चौपाल चर्चा समझ में आया कैसे करना है। छोटे छोटे से कॉर्नर मीटिंग, कहीं पर भी कुछ चर्चाएं हो रही, वहां पर अपनी बात रख करके सर्वे एक करना है। संगठन चर्चा, संगठन चर्चा मतलब आप एक दिन फिक्स करो और वहां पर किसानों को बोलो कि मैं किसान दरबार लगा रहा हूं, आपके अगर कोई प्रश्न है तो मुझ तक भेजें, जिनका उत्तर मैं दे सकता हूं तो मैं दूंगा, वरना किसान पाठशाला तक पहुंचा करके उनके आंसर बुलाने की कोशिश करेंगे। बैठक, प्रशिक्षण और मेगा मीटिंग। अभी प्रशिक्षण चाहिए आपके क्षेत्र में तो आपको एक लेटर और आवेदन देना पड़ेगा। जिनको भी प्रशिक्षण चाहिए, अगर हमें मांडवी में कोई सी पाठशाला लगानी है तो आपको मांडवी से एक लेटर देना है। कुछ किसानों की साइन चाहिए, किस विषय पर लेना है, किसान पाठशाला तक पहुंचाएं। हमारे पास जब भी टाइम सेट होगा वो एक टाइम हम आदान प्रदान करेंगे, उस दिन हम निःशुल्क आएंगे आपके यहाँ और कार्यशाला लगाएंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं। ऐसे ही आप पूरे गुजरात में कहीं से भी हो, आपको प्रशिक्षण चाहिए, आपको मतलब कि उस क्षेत्र के किसानों को किसान पाठशाला से एजुकेशन चाहिए, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, बट उसकी एक प्रोसेस है। एक लेटर हमारे पास आएगा, हम तारीख देंगे, उस दिन जब हम आएंगे तो एक हॉल होना चाहिए जहां हवा की व्यवस्था हो, जहां जो व्यक्ति सुनने आए उनको पानी पीने की व्यवस्था हो जाए, वन वे कम्युनिकेशन हो, इस तरह की व्यवस्था हो कि हाल गूंजे ना। हमारा कोई चार्जेस नहीं है, आएंगे 2 से 3 घंटे का प्रशिक्षण होगा, निःशुल्क प्रशिक्षण देकर चले जाएंगे। तो ये आपके क्षेत्र में आप इन चीजों की शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वो फसल कोई सी भी हो, फसल कोई सी भी हो, उस पर हम किसान पाठशाला लगाएंगे। मेगा मीटिंग, महीने में एक बार मेगा मीटिंग होगी जो आपको किरण सपकाले जी बतलाएंगे। वो पूरे भारत के कहीं पर भी किसी भी राज्य में हो सकती है। वो जो मेगा मीटिंग होगी उसमें कोशिश हम करें कि हम शामिल हो, उसमें कोशिश हम करें कि हमारे क्षेत्र के फार्मर वहां पर शामिल हो सकता है वो गुजरात में हो सकता है महाराष्ट्र में हो सकता है राजस्थान में हो। जब वो मेगा मीटिंग होगी, महीने में एक बार होगी, एक मेगा मीटिंग होगी डिजिटल, एक मेगा मीटिंग होगी फिजिकल, जैसे हम अभी आज चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मेगा मीटिंग का शेड्यूल आपको किरण किसान देंगे।
हर क्रॉप डॉक्टर तक आएगा। उसमें कोशिश ये करना है कि आप शामिल हो पाओ, तो हो सकता है कुछ और नई चीजें जो हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे अभी एक नई चीज लेकर आ रहे हैं, गन्ने का पौधा, जो आज तक पूरे भारत में नहीं है, 14 आंख वाला, जिसमें हम 3 साल से R&D कर रहे हैं। अब वो अप्रूवल हो गया है, अब हम इसको इस साल लॉन्च करेंगे, एज ए डेमो ट्रायल डालेंगे। जो किसान हमारे साथ चलना चाहे, जो कॉस्ट में वो पौधा बनेगा उसी कॉस्ट में हम उनको दे देंगे, बट उनको कॉन्फिडेंस है ऐसा। अभी गन्ना कैसे लग रहा है, 1 एकड़ में 30 कुंटल बीज लग रहा है, नाली पद्धति। हम लगाएंगे 1 एकड़ में 1000 पौधे। तो ये जो नई नई चीजें आएंगी, आप जब मेगा मीटिंग में आओगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगी कि नया क्या लॉन्च हो रहा है। और आपके क्षेत्र के किसानों को समझाना है कि किसान पाठशाला में आकर के आप देखोगे तो भारत में और भारत के बाहर क्या क्या हो रहा है वो आप तक पहुंचेगा। मेगा मीटिंग में आपका उपस्थित होना अनिवार्य है। आपके क्षेत्र से कुछ किसानों ने आना चाहिए। मेगा मीटिंग एक होगी जूम कॉल पर, गूगल मीटिंग में, जो आपके घर पे बैठ करके आप लोगे महीने में एक बार, और महीने में एक बार यूट्यूब लाइव आने वाला हूं मैं एज ए किसान दरबार। उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आप तक किसान पाठशाला की सारी चीजें पहुंचती रहे और उन्हीं चीजों को आप फार्मरों तक पहुंचा सको। मेगा मीटिंग में आपके क्षेत्र में भी लगा सकते हो, किरण सपकाले जी से संपर्क करके। आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा फार्मरों की डिमांड है कि हमें अनार पर बड़ा मीट करना है जिसमें मेरी आवश्यकता है, तो वो दिन भर का सेशन रहता है, पूरे दिन का सेशन रहता है मेगा मीटिंग का। 13 नंबर पे है सोशल मीडिया पर निरंतर यूट्यूब किसान पाठशाला के बारे में चर्चा करना, लिंक ब्रॉडकास्ट करें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम etc पर, साथ साथ यूट्यूब का कमेंट्स चर्चा करते रहें। 13 नंबर पर क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हो, जो वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, जो वीडियोस आपको लग रहा है कि यह किसानों तक जाना चाहिए, उन वीडियो को आप अपने फेसबुक, अपने इंस्टा पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करो ताकि वो किसानों तक जाए और वो सीखने में उनको हेल्प मिले। ये कंटिन्यू निरंतरता से करते रहना है ताकि आपकी प्रेजेंस मार्केट में बनी रहे। योगेश अगर क्रॉप डॉक्टर बन चुका है तो उस क्षेत्र के किसानों को पता कैसे चलेगा, जब योगेश कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा किसान पाठशाला की, तो वो एक्टिविटी कंटिन्यूटा में रहनी चाहिए। और इसके लिए कहीं घर से बाहर निकलना नहीं है, बस मोबाइल तक पहुंचना है, जो हम दिन भर करते ही रहते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो काम हम दिन भर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू किसान पाठशाला से रिलेटेड आगे बढ़ाना है। अगला जो पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 14 नंबर, प्रतिदिन किसी एक जरूरतमंद को किसान पाठशाला का सब्सक्रिप्शन दे। समझ में आ रहा है ये क्या है? बहुत से फार्मर ऐसा समझते हैं कि ये जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, इसको दबाने से हमारे पैसे कटेंगे। बहुत से किसानों को ऐसा लगता है क्योंकि फार्मरों तक इसकी अवेयरनेस नहीं है, अभी तक जानकारी नहीं है। बहुत से किसानों को ऐसा लगता है कि ये सब्सक्राइब में दबाऊंगा तो पैसा नहीं कट। सब्सक्राइब मतलब आपने कुछ खरीदा, तो YouTube के सब्सक्राइब के बटन को दबाने से पैसा नहीं कटता। आप जहां हो वहां के किसी न किसी किसान को प्रतिदिन एक में किसान पाठशाला की अवेयरनेस लाने के लिए सब्सक्राइब कराना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप में भेजना है कि आज मैंने इसको सब्सक्राइब कराया। आप कहीं बाहर भी हो, जब आप टी शर्ट पहन के निकलोगे किसान पाठशाला की, तो ऑटोमेटिक पूछेंगे यार ये है क्या, तो चर्चा चालू, हम सीखते हैं, सिखाते हैं। आपके जेब में किसान पाठशाला है, उसको सब्सक्राइब करो, आप तक हमेशा वीडियो आते रहेंगे। इतना ही करना है। ये जो छोटे छोटे 14 काम हैं जो मैंने अभी आपको बतलाया, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए टफ है? हाँ नहीं है ना? हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसमें कभी कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे साथ जुड़ना मत। सिंपल नहीं, हम चीजों की अवेयरनेस करने के लिए जुड़ रहे हैं। हम किसानों में नए आयाम डाल रहे हैं। हम जो इस सदी में क्रॉप डॉक्टर करेंगे ना, मैंने अगुवाई करी थी 2006 में, आपको चांस मिल रहा है 2023 में, बट इसका इम्पैक्ट
3 साल 5 साल 10 साल बाद जो आएगा वो पूरी सदी याद रखेगी। 2006 में जब मैंने कपास की खेती करी और मैंने सीखना चालू किया, जब ये नहीं समझा था कि मैं इतने बड़े बड़े मंच लूंगा और काफी सारे एग्रोनॉमिस्ट को मैं सिखाने आऊंगा, और ये तो कतई नहीं था कि मैं क्रॉप डॉक्टर की निर्मित करूंगा या मुझे कभी डॉक्टरेट का पद मिल जाएगा, मेरा वो दिमाग ही नहीं था। बट हो रहा है, सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ मिल रहा है, हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इन 14 प्रक्रियाओं को करते करते हम अपने काम करें, ये पूरा लर्न वाला प्रोग्राम है। अभी आपको जो फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म सबमिट करना है। ये फॉर्म क्या है? ये 2 तरह के काम होगा इसमें। एक तो वो जो केवल अपनी खेती करना चाहते हैं, उनको ये पूरा फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो क्रॉप डॉक्टर बनकर किसान पाठशाला की अगुवाई कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सभी जो आए हैं वो किसान पाठशाला की अगुवाई करने आए हैं। तो हम इस फॉर्म को भरने से अर्निंग वाले प्रोग्राम में शामिल होंगे। एक लर्निंग वाला प्रोग्राम है जो यूट्यूब के वीडियो देखकर आप सीख रहे हो, ये यहाँ से हमें 2 पैसा कमाने को मिलेगा। अर्निंग वाला प्रोग्राम है। इस फॉर्म में आपका नाम, पता पूरा, मोबाइल नंबर चाहिए और व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए। इसमें व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखना है। कार्य क्षेत्र, आप किस जगह पर क्रॉप डॉक्टर को आगे बढ़ाओगे, आपका कार्य क्षेत्र। अपने कार्य क्षेत्र के प्रमुख फसलें, आप जहां पर हो वहां की फसलों के नाम लिखना है। आपकी निर्धारित फसल, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपने जैसे सुरेंद्र नगर गांव का किया है, या सुरेंद्र नगर ब्लॉक का किया है, या सुरेंद्र नगर तहसील का कार्य क्षेत्र लिया है, या सुरेंद्र नगर जिले में करोगे। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। लिखते समय आपको ध्यान रखना है। उदाहरण बतला रहा हूं, आपने अपने गांव को चिन्हित किया तो छोटा पॉकेट है, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आप आगे बढ़ोगे। आपने अगर एक ब्लॉक किया तो एक ब्लॉक में कम से कम 5 से 6 गांव आते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक तहसील तक मेरी क्षमता है उन किसानों तक पहुंचूं, तो एक तहसील में 80 गांव आते हैं। आप लोगों को जानकारी है, एक तहसील में 80 गांव आते हैं। मतलब आपकी क्या प्रेजेंस 80 गांव तक आप पहुंच जाओगे तो आपको तहसील लिखना है। अगर आप 80 गांव तक नहीं पहुंच सकते हो तो आपको ब्लॉक लिखना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, 100% किसान पाठशाला के साथ चलोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसील आती है। 5 तहसील मतलब 500 गांव आते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी न किसी गांव में आपको कंटिन्यू आना जाना पड़ेगा, आपकी प्रेजेंस रखना पड़ेगी, आपकी जानकारी वहां तक पहुंचाना पड़ेगी, आपको उन किसानों के सर्वे करना पड़ेंगे कि उस गांव में दिक्कत क्या है, हम वहां तक पहुंचे कैसे। तो ये जो कार्य क्षेत्र है और उस कार्य क्षेत्र की फसलें, ये सोच कर लिखें कि आप कितनी दूर चाहते हो। जैसे विश्वास, आप राजपीपला से हो, आपको केवल राजपीपला में काम करना है या राजपीपला तालुका में काम करना है या नर्मदा जिले में काम करना है, इसमें फर्क है। विश्वास की पहुंच कहां तक है, या 2 चीजें हैं। एक, विश्वास की पहुंच कहां तक है वो वहीं तक सीमित रहे, या विश्वास पहुंचना कहां चाहता है। अगर आपने टारगेट किया है कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में करूं, तो हम आपको फ्रेमवर्क देंगे कि आप पूरे जिले में क्या क्या एक्टिविटी कैसे करोगे। अभी आप अपने गांव में कर रहे हो, अभी आपके ब्लॉक में 5 गांव तक जा रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर सकता हूं, मैं घर से फ्री हूं, मैं किसानों के लिए समर्पित हूं, मेरा दूसरा एक्टिविटी कम है, मैं इसमें ज्यादा समय दे सकता हूं। तो फिर आपको हम पूरा फ्रेमवर्क देंगे कि आप उस पूरे जिले में कैसे काम करो, उन 500 गांव में, उस 300 गांव में क्या क्या एक्टिविटी करना है, हमारी तरफ से आपको क्या क्या मदद चाहिए, क्या क्या मदद देंगे, आपको किसानों के बीच में किस तरीके से प्रेजेंस होना है, वो पूरा उसका फ्रेमवर्क है, हम आपको बताएंगे। तो दोनों चीजें हैं, आपको पहुंचना कहां है या आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, उस हिसाब से ही आपको नाम लिखना है। अगला, जो जो फसलें आपके क्षेत्र में हैं, उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर सिंगल फसल चयन कर रहे हो कि मैं इस फसल में ज्यादा फोकस रहूंगा, उस फसल का नाम लिखना है।
फसल की मुख्य समस्या, इस फॉर्म में 7वें नंबर पे लिखना है आपके क्षेत्र की फसल की मुख्य समस्या है क्या। जहां आप रहते हो वहां तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, विश्वास आप राजपीपला में रहते हो, आपके क्षेत्र की किसानों की मुख्य समस्या क्या है? केले में वायरस है। केले में वायरस है। एक तो मुख्य फसल वहां का केला है और केले में अभी वायरस है। वायरस किसको कहते हैं पहले तो हमें ये भी समझना पड़ेगा, बताइए ना, हम जस्ट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। वायरस मतलब एक पौधा चल रहा है, हाँ, और उसके अंदर कुछ सिम्टम दिखने लगे कि पीला पड़ रहा है, अनवांटेड सिम्टम दिख रहे हैं। वही अभी तक हमने देखा ना हो। हाँ, पौधे के मतलब हम फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, उसको सब कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हाँ, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है वेदर की वजह से या फिर नीचे से, उसको हम वायरस बोल सकते हैं। कुछ अलग दिखे, अलग चीज जिसको हम क्योर ना कर सके वो वायरस, अलग चीज जिसके लिए हमारे पास इलाज नहीं है वो वायरस। वायरस मतलब लाइलाज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है कि मैं जहां हूं वहां की फसलें मुख्य कौन सी हैं और उनकी मुख्य समस्या क्या है। वो समस्या हम तक पहुंचानी है ताकि हम उन समस्याओं का निवारण करें। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, फार्मर की प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं और उस प्रॉब्लम का इलाज ढूंढकर ला रहे हैं, यही कर रहे हैं हम। कोई रॉकेट साइंस बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसानों की समस्या क्या है, उनका इलाज कैसे करें, या तो किसी को लाकर करवाएं या हमसे हो सकता है तो हम करें, उनको रास्ता दिखाएं, इतना ही काम करना है। सिगाटोका कोई वायरस नहीं है, सिगाटोका एक एयरबोर्न फंगस है, हवा में फंगस है। पीलापन कोई वायरस नहीं है। हाँ, ज्यादा पानी होना, बादल रहना ज्यादा, धूप कम आना, जड़ में फंगस लगना, उससे प्लांट पीला हो जाता है। वायरस अभी है पपीता में रिंग स्पॉट वायरस, जिसका इलाज ही नहीं मिला। केले में बंची टॉप वायरस, जिसके पत्ते केले के कुत्ते के कान के जैसे पत्ते हो जाते हैं, ऐसा। अभी सीएमवी वायरस आ रहा है और सीएमवी वायरस का इलाज 100% किसान पाठशाला जो कर रहा है उसमें निकल के आ रहा है। सीएमवी वायरस अभी इस पानी में आएगा, काफी सारे फार्मरों के पास आएगा जो केले वाले हैं अभी मेरे साथ बैठे हुए। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, पौधे के पास नाली होना चाहिए, पानी बह के चले जाए, जड़ में ज्यादा पानी ना रहे। मिट्टी का स्प्रे करना है, वीएम स्प्रे, पौधों को 7-7 दिन में। जड़ में पहले ब्लीचिंग पाउडर डालना है, 3 दिन के बाद ब्लू कॉपर स्ट्रेप्टोमाइसिन डालना है, और अगले 5 से 7 दिन तक उस पौधे से ड्रिप हटाकर दूर करना है। सीएमवी वायरस जहां आता है उसके लिए ये इलाज है। जब वो पौधा सिकुड़ेगा और नया फुटाव देगा तो उसमें एक ड्रेंचिंग करना है पोटेशियम ह्यूमेट, पोटेशियम फुलवेट की वाइसेनोमेटा के साथ। तो वो जो नया फुटाव करेगा, नया पत्ता ठीक आएगा, अगला सीएमवी वायरस से क्योर हो जाएगा। कई सारे सैकड़ों प्लॉट में हमने किया है और उसका रिजल्ट मिला है। ये छोटी सी विधि है, समझ में आया? इसमें क्या डालना है, मुख्य समस्या क्या है। 8वें नंबर पे है आपकी योजना, एक्शन प्लान। 8वें नंबर पे आप अपने क्षेत्र में क्रॉप डॉक्टर के प्रतिनिधित्व को कैसे निभाएंगे। अगर आपने सोच रखा है 1, 2, 3 स्टेप लूंगा, आप मांडवी में क्रॉप डॉक्टर करना चाहते हो तो आपके माइंड में क्या है, कैसे करना चाहिए। क्योंकि मांडवी के फार्मरों की मनस्थिति आपको पता है, वो क्या चीज़ एडॉप्ट कर लेंगे, उनको क्या चीज़ जल्दी समझ में आएगी, उन तक कैसे हम आसानी से कुछ चीज़ें पहुंचाएं, ये आपको बताना है। राजपीपला के फार्मरों की नीड क्या है, वो किस तरह की भाषा शैली समझते हैं, उनको कैसे हम सरल तरीके से बतलाएं, ये आपको आपका एक्शन प्लान बतलाना है कि किस तरीके से कितनी मीटिंग लें, कितने कॉन्सेप्ट पर जाएं, कैसे उनको प्लॉट विजिट कराकर दिखाएं, आपको बतलाना है। नीचे सिग्नेचर, आज की तारीख डालना है। इस तरीके से ये फॉर्म भरकर हमें देना है। अभी जो सेशन चल रहा था, हम क्रॉप डॉक्टर कैसे आगे कार्य करें और जो नए आए हैं वो कैसे सीखें, इस पर सेशन था। अभी हम खाना लेते हैं, खाना लेने के बाद सर्टिफिकेशन वितरण करते हैं, और इसके दौरान चलते चलते आपके पास अगर कोई बड़ा प्रश्न है तो हम उसको भी लेंगे। इसके चलते चलते आपने कुछ सोच रखा है अलग से आपके क्षेत्र में करना, उसको भी हम लेंगे। पूरे भारत में, हर राज्य में, हर जिले में
कम से कम एक क्रॉप डॉक्टर स्वयं सेवक नियुक्त हो रहा है। पहली बैच में आप आगे आए हो सर्टिफिकेशन लेने के लिए, इसके लिए मैं किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने उखल में मुखल खाने के लिए सिर रखा है। तो खून आएगा, चमड़ी फटेगी, बातचीत होगी, गालियां मिलेगी, पागल बोलेंगे, सब सुनने को तैयार हो जाओ। अभी खाना खाते हैं, थोड़ा सा एक आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर वापस मुलाकात करते हैं। थैंक यू।